खुद को आईने में देखा तो दंग रह गया। आईने के सामने जो इंसान खड़ा था वो कोई और था। दुबला पतला, उलझे बालों वाला, भूरी आंखों वाला लड़का। विहान ने एक हाथ उठाया, फिर दूसरा, ये देखने के लिए कि ये आईना है या कोई भ्रम। लेकिन वो कोई भ्रम नहीं था, आईना असली था, बस चेहरा उसका नहीं था। 2025 का विहान शुक्ला खुद को 1925 में किसी और की बॉडी में देखकर हैरान था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि विहान शुक्ला जानता था कि वो किसकी बॉडी में आया है। विहान के दिमाग के किसी कोने में एक नाम गूंजा, विहान दीक्षित। नाम एक, लेकिन सरनेम और चेहरा अलग। यह किस्मत का कैसा खेल था कि विहान शुक्ला विहान दीक्षित की बॉडी में आ चुका था। मैं विहान दीक्षित की बॉडी में हूं। हाल ही में मैं BHU से ग्रेजुएट हुआ हूं। मैंने हिस्ट्री पढ़ी और एक टीचर बनने का सपना देख रहा हूं। विहान को नहीं पता था कि ये बातें उसे कैसे पता चल रही थी, लेकिन बस पता चलती जा रही थी। उसे याद आया कि विहान दीक्षित की एक छोटी बहन भी थी जो इस वक्त बगल के कमरे में सो रही थी। उसका एक बड़ा भाई भी था जो बहुत ही कम पैसों में राजघाट में काम करता था। ये सोचते हुए विहान के सिर में दर्द की एक और तेज लहर उठी। वो चेयर पर आकर बैठ गया। तभी उसकी नजर एक डायरी पर गई। वो डायरी खुली हुई थी और जो पन्ना सामने था उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी। विहान नीचे झुककर पढ़ने लगा, सब मर जाएंगे, मैं भी। उस लाइन को पढ़ते हुए विहान की हार्ट बीट कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। वो घबरा रहा था। घबराहट में उठने के लिए उसने टेबल का सहारा लिया, लेकिन उसका हाथ किसी चीज से टकरा गया। विहान ने देखा वहां एक पुराना रिवॉल्वर रखा हुआ था। रिवॉल्वर? मेरे पास तो कभी कोई रिवॉल्वर था ही नहीं। उस रिवॉल्वर को छूते ही विहान के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपने सिर के पीछे अपनी कनपट्टी को टच किया और फिर अपना हाथ देखा। उसके हाथों पर खून था। हैरान परेशान विहान ने फिर से खुद को आईने में देखा। अब वो सब कुछ साफ देख पा रहा था। उसके सिर में एक बहुत बड़ा छेद था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खोपड़ी फट गई हो। दिमाग के टुकड़े बाहर झांक रहे थे और उस छेद के आर पार सब दिख रहा था। ओह गॉड, मैं इस हालत में जिंदा कैसे हूं? तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अचानक आई इस आवाज से विहान घबरा गया। दरवाजे के दूसरे तरफ से विहान दीक्षित की बहन मेघा की आवाज आई, भैया दरवाजा खोलो। विहान घबरा गया। शिट, मेघा, अगर उसने मेरे घाव को देख लिया तो मैं क्या बताऊंगा उसे? तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। विहान बुदबुदाया, मेरी किस्मत इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती है। विहान ने देखा कि रिवॉल्वर अब भी टेबल पर ही रखा हुआ था। उसने जल्दी से एक दराज खोला, रिवॉल्वर उठाया और उसे उसमें ऐसे फेंक दिया जैसे कोई हाथ में रखा जलता हुआ कोयला फेंकता है। अब विहान अपने सिर के जख्म को ढकने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। तब तक मेघा अंदर आ गई। अंदर आते ही उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, क्या भैया, कितनी देर लगाते हो आप? लेकिन जैसे ही मेघा ने विहान को देखा वो एकदम से चुप हो गई। वो बस हैरानी से विहान को देखे जा रही थी। विहान ने मेघा के अंदर आने से पहले ही एक गमछे को साफा बनाकर सिर पर बांध लिया था जिससे उसका घाव छुप जाए। लेकिन वो डर रहा था कि शायद मेघा ने घाव देख लिया है। मेघा के हाव भाव से कुछ ऐसा ही लग रहा था। विहान ने आंखें बंद करते हुए खुद को मन ही मन कोसा, शिट, पक्का मेघा ने देख लिया है। मेघा विहान के नजदीक आई। विहान को लगा कि उसकी पोल खुल गई। मेघा ने अपना हाथ विहान के साफे की तरफ बढ़ाया और उसे छूते हुए कहा, भैया आप तो गमछे का भी साफा बना लेते हो, कमाल है। लेकिन कोई शर्ट भी पहननी है या बस यही साफा पहनकर बाहर निकलोगे? विहान की सांस में सांस आई कि मेघा ने उसका घाव नहीं देखा। लेकिन अब वो थोड़ा एम्बैरेस फील कर रहा था क्योंकि इस उथल पुथल में उसे ध्यान ही नहीं आया कि उसने ऊपर कुछ नहीं पहन रखा है। विहान ने झेपते हुए कहा, वो मैं बस शर्ट पहनने ही वाला था। मेघा हंसी और चिढ़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसे भी चलना है तो आप चल सकते हैं। विहान ने बड़े भाई वाला प्यार दिखाते हुए डांट भरी आवाज में कहा, चुप रहो। विहान को मेघा के लिए एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जबकि उसने मेघा से पहले कभी मुलाकात भी नहीं की थी।
लेकिन वो बड़े भाई वाला प्यार जैसे खुद ब खुद उसके अंदर से जाग रहा था। कैसे, उसे खुद भी नहीं पता। मेघा 17 साल की थी और वो एक इंजीनियर बनना चाहती थी। उसे चीजें बनाना, सुधारना, जोड़ तोड़ करना पसंद था। विहान ने अपनी भावनाओं को समेटते हुए सोचा, धत तेरी की, मेरी तो कोई बहन भी नहीं है, मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं, और फिर भी सेंटी हो रहा हूं। विहान ने साफा पहने हुए शर्ट पहनने की कोशिश की, लेकिन उसकी शर्ट गमछे के पीछे ही अटक गई। विहान अब भी दोनों हाथों से पूरी कोशिश कर रहा था कि बिना साफा उतारे शर्ट पहन सके। मेघा की हंसी छूट पड़ी। हे देवी माँ, कोई इतना स्मार्ट होकर भी इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। इस बात से विहान को शायद चिढ़ होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही थी। आखिरकार विहान ने वो शर्ट पहन ली। उसने मेघा की ओर देखा और कहा, कमरे में आने से पहले खटखटाया क्यों नहीं मुन्नी? मुन्नी यूं ही विहान के मुंह से निकल गया। अभी तक हंसते हुए मेघा का चेहरा लाल हो चुका था। उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मुन्नी मत कहो, कितनी बार का है, इस नाम से चिढ़ होती है मुझे, और मैं तो बस याद दिलाने आई थी कि आप आज रात का राशन लाना मत भूलना। भैया भी आने वाले हैं 1-2 दिन में, और आपका इंटरव्यू भी है, तो अब अच्छा खाना पेट में जाएगा तो दिमाग भी ज्यादा काम करेगा। ये कहते हुए मेघा फिर से हंस पड़ी। विहान का 1-2 दिन में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब का इंटरव्यू था। अपनी हंसी रोकते हुए मेघा ने वापस पूछा, अभी गोदोलिया चौक तक चलना है, याद है ना? विहान को याद आ गया, यह उनका सुबह का रूटीन था। मेघा का कॉलेज घर से काफी दूर था। दोनों सुबह सुबह उठते थे और विहान हर दिन उसे गोदोलिया चौक तक छोड़ता था। विहान का मन किया कि वो मना कर दे, नहीं मुझे घूमने का मन नहीं है, फालतू में यहां आ गया, मुझे अपनी असली दुनिया में वापस जाना है। लेकिन वो नहीं चाहता था कि मेघा को बुरा लगे। विहान ने तुरंत कहा, हाँ याद है, तुम जाकर अपना बैग तैयार करो, मैं आता हूं। मेघा कमरे से निकल गई। विहान उस घर के छोटे से बाथरूम में गया जहां साबुन शैम्पू की जगह मिट्टी का ढेला था। विहान ने जल्दी से अपना घाव और चेहरा साफ किया और वापस कमरे में आ गया। आईने के पास आकर विहान को ना तो कंघा मिला और ना ही कोई क्रीम। उसे अचानक याद आया कि विहान दीक्षित कोई क्रीम नहीं लगाता है और बालों को भी बस हाथ फेर कर ही ठीक कर लेता था। विहान झुंझलाते हुए बड़बड़ाया, ये मैं कहां आकर फंस गया हूं, ना कोई क्रीम है, ना कोई कंघा और ना कोई साबुन शैम्पू। विहान अपने चमड़े की चप्पल निकालने के लिए जैसे ही झुका, उसने देखा कि रिवॉल्वर की एक गोली अलमारी के पास जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने वो गोली उठाकर ध्यान से देखा। ओह शिट, इसे देखकर लगता तो यही है कि मैंने खुद को गोली मारी थी। विहान दीक्षित के आखिरी कुछ दिनों की यादें ही गायब थी। वो बता सकता था कि 1 हफ्ता पहले उसने लंच में क्या खाया था, लेकिन ये नहीं बता सकता था कि कल रात उसके सिर में गोली कैसे लगी। तभी मेघा की तेज आवाज आई, भैया मुझे देर हो रही है, जल्दी आओ। मेघा की अचानक आई आवाज से घबराकर गोली विहान के हाथ से छूटकर बेड के नीचे लुढ़क गई। विहान ने उसे निकालने में टाइम वेस्ट नहीं किया और मेघा को आवाज दी, हाँ बस आ गया। विहान ने खुद को शीशे में देखा, बालों को हाथ से सेट किया, लेकिन तभी उसे अपने घाव का ख्याल आया। अब इस घाव का क्या करूं? किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकता। उसे घाव सूखा हुआ लगा और आसपास की स्किन में थोड़ी खुजली महसूस हुई। उसने हैरानी से बुदबुदाते हुए कहा, हैं? ये घाव इतनी जल्दी भर भी गया? लेकिन विहान का सिर दर्द अब भी तेज था। उसने फिर से साफा बांध लिया और बड़बड़ाया, या तो मैं पूरी तरह पागल हो गया हूं या कुछ चमत्कार हो रहा है। जो भी हो, बस दर्द खत्म हो जाए। उसने अपनी शर्ट और पैंट की जेब टटोली। जेबें खाली थी। एक अजीब सा एहसास होते ही उसने बेड के नीचे हाथ डाला। वहां थोड़े से सिक्के और एक बंद पॉकेट वॉच थी। उसने सारे सिक्के निकालकर जेब में डाल लिए और हाथ में पॉकेट वॉच लेकर बाहर की तरफ भागा, लेकिन कुछ सोचते हुए रुक गया। अगर सच में किसी ने विहान को मारने की कोशिश की थी, तो वो विहान को जिंदा देखकर फिर से उसे मारने की कोशिश करेगा। तो क्या मैं अब भी खतरे में हूं? विहान ने दराज खोला, रिवॉल्वर निकालकर जेब में रखा और बाहर निकल गया। मेघा बेचैनी से पांव पटकती हुई दरवाजे पर खड़ी थी। जब विहान उसके पास पहुंचा तो मेघा ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और उसकी नजर बंद पॉकेट वॉच पर गई। पता था मुझे, इसलिए देर हुई ना? विहान को समझ नहीं आया उसने ऐसा क्या किया जिससे मेघा नाराज हो गई। उसने चुपचाप देखा कि मेघा ने वो बंद पॉकेट वॉच उठाई और उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। मैंने ये घड़ी कितनी बार ठीक की आपके लिए?
विहान ने मेघा की आवाज से अंदाजा लगा लिया था। उसने तुरंत कहा, बहुत बार। वो घड़ी वापस विहान के हाथ पर रखते हुए मेघा ने कहा, कम से कम 100 बार। मेघा ने वो पॉकेट वॉच तुरंत ठीक कर दी। विहान ने चलती घड़ी को देखा और मुस्कुराते हुए सोचने लगा, ये लड़की हमेशा मुझसे नाराज भी रहती है, मेरा मजाक भी उड़ाती है और मेरी मदद भी करती है। क्या बहन का प्यार ऐसा ही होता है? विहान उसके पीछे पीछे सड़क पर निकल आया और बाहर आकर चौंक गया। सोनारपुर के उस इलाके में मकानों की हालत जर्जर थी। पेंट उखड़ा हुआ था, खिड़कियां टूटी हुई थी। पीछे से आती मंदिर की घंटियों की आवाज के बीच घोड़ा गाड़ियां गंदगी उड़ाती निकल रही थी। वहां हर तरफ लोग कुछ न कुछ बेच रहे थे। सड़क बहुत संकरी थी और भीड़ बहुत ज्यादा। इस भीड़ ने विहान को बेचैन कर दिया। सोनारपुर ऐसा था? सोनारपुर तो मैं रिद्धि के साथ अक्सर आता था, यहाँ के वर्ल्ड फेमस स्ट्रीट फूड को खाने। रिद्धि की याद आते ही विहान ने उसकी फोटो देखने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला और बड़बड़ाया, ओह शिट, फोन तो है ही नहीं। मेघा ने उसकी बड़बड़ाहट सुन ली। उसने हैरानी से पूछा, फोन? उसके लिए तो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन आपको किसे फोन करना है? मेघा की बात सुनते ही विहान को अचानक ध्यान आया कि वो ऐसे जमाने में है जहां मोबाइल नाम तक से लोग अनजान हैं। शुक्र है उसने मोबाइल फोन नहीं कहा था। उसने बात को टालते हुए कहा, मैं कुछ और सोच रहा था। मेघा ने गुस्सा करते हुए कहा, पता है आप हमेशा प्राचीन चीजों के सपने देख रहे होते हैं या कोई संस्कृत की कविता पढ़ते रहते हो। विहान मुस्कुराया। मेघा थोड़ी गंभीर हो गई। आप इंटरव्यू को लेकर भी टेंशन में हो ना? आपको भी पता है कि ये इंटरव्यू हमारी फैमिली के लिए क्या मायने रखता है। प्लीज इसे कैसे भी निकाल लेना। तभी सिर पर जटाए, चेहरे पर भस्म का लेप और गले में खोपड़ी की माला पहने कुछ अघोरी वहां से गुजर रहे थे। उन अघोरियों में से एक की नजर विहान पर पड़ी और वो अघोरी एकटक उसे देखने लगा। लेकिन विहान का ध्यान उधर नहीं गया। गोदोलिया चौराहा आ गया था जहां हर रोज विहान मेघा को छोड़ता था। वहां से मेघा पैदल ही कॉलेज की तरफ बढ़ गई। उसे जाते देख विहान को बुरा लगा। ये सब झूठ कब तक चलेगा? मुझे वापस जाना है और रिद्धि को अपनी लाइफ में वापस लाना है। विहान को समझ में आ गया था कि जिस साधना से वो यहाँ लाया गया था, उसी साधना को दोहराकर वो वापस लौट सकता है। तभी उसके गले में एक खोपड़ी की माला आकर गिरी। उस माला को देखकर विहान सहम गया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले किसी ने उसकी गर्दन पीछे से जकड़ ली और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। सामने वही अघोरी था जो उसे एक टक देख रहा था। उस अघोरी को अपने एकदम नजदीक देखकर विहान डर गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। अचानक वो अघोरी विहान का हाथ पकड़कर उसके चारों ओर अजीब तरीके से नाचते हुए मंत्र पढ़ने लगा। न भाग पाएगा, न छुप पाएगा, अब तू मौत का प्रसाद बन जाएगा। मंत्र पढ़ते हुए वो अघोरी जोर जोर से हंसने लगा। विहान की हालत खराब होती जा रही थी। हंसते हंसते अघोरी अचानक चुप हो गया। विहान बेचैन होकर अपने हाथ को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अघोरी फिर चिल्लाया, मरना है, सबको मरना है। तू कल भी मरा था, आज भी मरेगा। इतना कहते हुए उस अघोरी ने अपने झोले के अंदर हाथ डाला। अघोरी के झोले में हाथ डालते ही विहान की धड़कनें तेज हो गई। उसे उस आदमी का ख्याल आया जो शायद घर के बाहर उसे मारने के लिए इंतजार कर रहा हो। क्या ये मुझे मारने वाला है? कौन है ये अघोरी जो विहान को मारना चाहता है? क्या